मोदी जी जी, के मन में एक हसरत हमेशा रहती है कि इतिहास में उनका नाम किसी न किसी रूप में हमेशा दर्ज हो। जनवरी से लेकर जब तक चुनाव के वोट नहीं डल जाते, तब तक भारत और पाकिस्तान में खूब झड़पें होंगी और पाकिस्तान की खूब कुटाई होगी और पाकिस्तान की कुटाई के साथ-साथ देश में लोगों को लगेगा कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, जो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकते हैं, तो जो है उन्हें वोट दिया जाए। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रंजन कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी। तो कल 15 अगस्त है, सारा देश और जहाँ-जहाँ पूरे देशवासी रहते हैं भारत के, वो सब आज़ादी की ये वर्षगांठ मनाएँगे और मोदी जी जो हैं वो लाल किले पर आने की तैयारी कर चुके हैं। लाल किले को सजाया जा चुका है। अब सर इस बार क्या नया भाषण वो देंगे? क्योंकि पहले तो रिपीट पे रिपीट चल रहा था। क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो जनता को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नया बोल सकते हैं? आपको क्या लगता है? कल जब देश 77वां अपना गणतंत्र का झंडा लहराएगा, तब हम जी, देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी अपना चुनावी भाषण देते हैं या एक राष्ट्र को संबोधन करते हैं। मोदी जी जी, के मन में एक हसरत हमेशा रहती है कि इतिहास में उनका नाम किसी न किसी रूप में हमेशा दर्ज हो। अभी उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय में 2 घंटा 14 मिनट का भाषण दिया और उसका कारण ये था कि वो लाल बहादुर शास्त्री ने जब लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था, तो उस रिकॉर्ड को उन्हें तोड़ना था। और इसीलिए मैंने कहा था कि मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, सब लोग ऊब रहे थे, कुछ लोग जमाइयाँ ले रहे थे, कुछ सो रहे थे, यहाँ तक कि स्पीकर महोदय भी बार-बार झुँझलाहट में नज़र आते थे और मोदी जी धीमी गति के समाचार आकाशवाणी पे जो पढ़े जाते थे, उस तरह पढ़ रहे थे और जैसे उन्होंने देखा कि भई 2 घंटे 14 मिनट हो गए, उन्होंने स्टॉपर लगा रखा था और उनका भाषण अचानक खत्म हो गया। तो कल मोदी जी मेरा मानना है कि अब तक का सबसे लंबा भाषण जो है, लाल किले से देंगे, ताकि उनका नाम इस रूप में ज़रूर दर्ज हो जाए कि उन्होंने देश के सबसे लंबे भाषण के वाले देने वाले प्रधानमंत्री का तमगा हासिल कर लिया है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि चुनाव वर्ष है और ये मोदी जी का आखिरी भाषण है चुनाव से पहले। तो ऐसी हालत में मोदी जी 2 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को उन्हें जो है संबोधित करना है। एक तो उन्हें करना है देशवासियों को, एक उन्हें करना है देश के पड़ोसियों को और एक उन्हें करना है देश के मतदाताओं को। तो मोदी जी का भाषण जो है अगर हम पूर्वानुमान करें कि क्या भाषण होगा, तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी एक तो लंबी-चौड़ी तरीके से अपनी योजनाओं की बरसात करेंगे और बताएँगे कि हम गरीब को 20 लाख रुपए देने वाले हैं, 3 करोड़ नौकरियाँ देने वाले हैं, हर आदमी को जन स्वास्थ्य में हम जो है फ्री जो है 10 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देंगे। मोदी जी घोषणा करेंगे कि हम पूरे देश में सड़कों का और रेल की पटरियों का जाल बिछाने वाले हैं। हम देश में 100 से ज़्यादा जो है हवाई अड्डे खोलने वाले हैं, इस तरह की वो बात करेंगे। दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान को धमकाने के लिए करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा हिंदुस्तानियों के दिल से लगा रहता है। हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो कि राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को कूट-कूट कर उसका कचूमर निकाल दें, उसके पूरा मलीदा निकाल दें और एक तरह से पाकिस्तान का नक्शे से नाम हटा दें। पिछला चुनाव भी हमने देखा कि 2019 में जिस तरह से पुलवामा का अटैक हुआ, तो देश में जो एक तरह से देशभक्ति का ज्वार आया और बुरा हो सतपाल मलिक का, उन्होंने मोदी जी के उस पूरे कारनामे की पोल खोल के रख दी और ये बता दिया कि भारत सरकार की गलती की वजह से, गृह मंत्रालय की बेवकूफ़ी की वजह से ये पुलवामा का हमला हुआ और उन्होंने अभी हाल में ही कहा है कि पाकिस्तान पर फिर हमला करके मोदी जी चुनाव जीत सकते हैं। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि इस बार हम जो है एलओसी पार करने से नहीं चूकेंगे। तो सतपाल मलिक का कहना है कि एलओसी पार करने से नहीं चूकेंगे, ये उन्होंने राजनाथ सिंह ने खुद नहीं कहा, उनसे कहलवाया गया है और इसीलिए मेरा मानना है कि जनवरी से लेकर जब तक चुनाव के वोट नहीं डल जाते, तब तक भारत और पाकिस्तान में खूब झड़पें होंगी और पाकिस्तान की खूब कुटाई होगी और पाकिस्तान की कुटाई के साथ-साथ देश में लोगों को लगेगा कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, जो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकते हैं, तो जो है उन्हें वोट दिया जाए। लेकिन इस समय जो है, जिसे कहते हैं दाल-भात में मूसल चंद, ये चीन की जो फ़ौज है वो हमारी सीमाओं पर खड़ी हुई है और इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं, तो चीन की फ़ौज के साथ भारत के कोर कमांडरों की मीटिंग जो है, पैंगोंग से और दूसरी जगह जो कि चीन और भारत के बीच झड़प के मुद्दे हैं, उन पर बहस चल रही है, बात चल रही है और ये 19वें दौर की बात है और मेरा मानना है कि इस बार से भारत को
चीन को मनाने में सफलता मिलेगी कि वो पाकिस्तान के मामले में चुपचाप रहे, रेफरी की भूमिका भी ना निभाए और शांत रहे। तीसरा मुझे लगता है कि मोदी जी जो कल भाषण देंगे, उस भाषण में वो दबे, कुचले या चुप आवाज में ऐसी एक धमकी जो है देश की जो न्यायपालिका है उसको भी देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि न्यायपालिका ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर कोई भी सरकार परेशान हो सकती है। 2002 में जब एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक्ट आया था, तो उसमें एक प्रोविज़न किया गया था और उसमें प्रोविज़न ये किया गया था कि सीबीआई का डायरेक्टर हो, ईडी का डायरेक्टर हो, सीवीसी हो, इनकी नियुक्ति जब होगी तो उसको लिए एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल में 3 सदस्य होंगे, एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एक देश के विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होंगे। अब ये भूमिका जो है बढ़ते-बढ़ते और पदों पर भी आ गई और अभी हमने देखा कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जस्टिस जोसेफ की बेंच जो थी, उसने फैसला दिया कि हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त का भी जो फैसला हो, वो भी एक पैनल करे और उसका भी यही ढांचा हो कि उसमें प्रधानमंत्री हों, उसमें विपक्ष के नेता हों और देश के प्रधान न्यायाधीश हों। तो संसद के आखिरी सत्र में जो बिल पेश किया गया, उसमें भारत के प्रधानमंत्री तो रहेंगे पैनल में, उसमें विपक्ष के नेता भी रहेंगे, लेकिन भारत के प्रधान न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को रख दिया गया है। तो एक तरह से देश की सरकार को देश के प्रधान न्यायाधीश की बुद्धि पर आज के समय में मैं कह सकता हूँ संदेह हो गया है। उन्हें लगता है कि देश का प्रधान न्यायाधीश जो है वो निष्पक्ष फैसला नहीं कर सकता। वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है अपना वोट देता है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि देश के प्रधान न्यायाधीश को उस पैनल से हटा दिया जाए। अब हटाने की बात इसलिए हुई क्योंकि अगर आप आज के समय का जो ढांचा देखेंगे हमारी ब्यूरोक्रेसी का है, तो उसमें एक राजीव गाबा हैं, जो कि हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जिनको 3 बार जो है सेवा विस्तार मिल चुका है। यानी वो अब तक के इतिहास के सबसे लंबे तक समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहने वाले व्यक्ति हैं। दूसरे हैं अजय कुमार भल्ला, जो कि देश के गृह सचिव हैं, उनको भी तीसरी बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। एक होते हैं सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद, जो अभी इस समय सीबीआई डायरेक्टर हैं, जो कि कर्नाटक कैडर के डीजीपी थे। वो जब उनकी नियुक्ति हो रही थी, तब जो है मोदी जी के साथ एक खेल हो गया। जिस पैनल को दिया गया, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम प्रवीण सूद को पसंद करते हैं और जो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी उस नाम को की संस्तुति की और इससे प्रवीण सूद जो है देश के सीबीआई डायरेक्टर बन गए। अब सीबीआई डायरेक्टर के बाद जो है दूसरा पद रहता है ईडी के डायरेक्टर का, जो संजय मिश्रा है। तो मोदी जी के हाथ में 2 कठपुतलियां थी, एक सीबीआई थी और एक ईडी थी, जिससे वो किसी को भी धमका सकते थे। प्रवीण सूद चूंकि रूल बुक के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं और भारत के प्रधान न्यायाधीश ने सही व्यक्ति का चयन किया, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब से प्रवीण सूद देश के सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, सीबीआई सिर्फ नियमानुसार काम कर रही है, बदले की कार्रवाई नहीं कर रही। तो मोदी जी की सरकार जो विपक्षियों से बदला लेने के लिए अपनी धींगा-मस्ती करती थी, तो उसका यही एक हाथ तो सीबीआई के रूप में था, वो टूट गया। अब चूंकि जो संजय मिश्रा हैं, उनका कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला है 15 सितंबर को, तो मोदी जी का दूसरा हाथ भी टूट गया है। अब टूटने की जगह हम देखते हैं कि 1 महीने पहले नए ईडी डायरेक्टर के नाम की संस्तुति होनी चाहिए। 15 सितंबर को नया डायरेक्टर बनना है, तो आप समझिए कि 15 अगस्त कल जो है, कल से 1 महीने पहले जो है 4 नामों की सूची तैयार होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक तरह से परोक्ष रूप से चेतावनी देने के लिए उनका नाम जो है उस पैनल से हटा दिया गया है, जो कि देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये उनको एक संदेश है कि अगर आपने ईडी के काम में भी हमारे व्यक्ति को चुनने में अड़चन पैदा की, तो हम तो यहाँ पर भी ईडी के और सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति वाला जो कानून है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल देंगे। ये एक घोषणा मोदी जी कल कर सकते हैं और एक जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का साल है, तो चुनाव के साल में मोदी जी का एक ही विश्वास है, अखंड विश्वास एक ही बात पर है कि राम मंदिर की घोषणा, राम मंदिर को लेकर वो बहुत सारी घोषणाएँ करेंगे और उन्हें यकीन है कि फरवरी में जब वो राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा और वहाँ दर्शन शुरू होंगे, तो अथाह जनसमूह उनके साथ चलेगा और राम के नाम पर
राम जी उनकी बेड़ा पार कर देंगे, ये उनके मन में विश्वास होगा और अंतिम में जो भाषण वो देंगे, वो इसी बात का देंगे कि भारत के मन-मन में, कण-कण में राम बसे हुए हैं और बीजेपी के मन में राम बसे हुए हैं, तो राम वाली पार्टी को जिताएँगे और उनका राम भला करेंगे। सर एक सवाल है मेरा आपसे, ऐसा तो जी। नहीं है कि कहीं हिंदू राष्ट्र की भी कोई बात सामने आ जाए? हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चाहते हैं कि मोदी जी जल्दी से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। देखिए, मोदी जी तो अगर मोदी जी का बस चलता तो मोदी जी आज ही कर दें। लेकिन क्या है कि जो आज से 50 साल पहले केशवानंद भारती का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो सबसे बड़ा फैसला माना जाता है, उसमें ये कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं छेड़ सकते, ना बदल सकते हैं और उसमें सेकुलर इंडिया होना, डेमोक्रेटिक इंडिया होना, ये जो है बेसिक इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को सरकार छेड़ नहीं सकती, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और यही वजह है कि मोदी जी चाहकर भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते और मोदी जी नहीं, कितनी भी सरकारें आ जाएँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी समझौता सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सकता और इसलिए मोदी जी ऐसा नहीं कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने फिलहाल तक जो मुद्दे चल रहे थे, उसको लेकर एक आशंका की है कि हो सकता है कि मोदी जी इन पर बोलें, अपना भाषण दें। आप लोगों को जो लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।